Hello, I'm audible to you. I'm audible. Can you see me properly? Can you see me or listen to me properly? Just give me 1 minute. Na? Okay, now we should start ना. तो कल हमने कहाँ तक किया था? Can anybody tell me that yesterday where we have stopped? Yesterday where we have stopped? Can anybody tell me? Yesterday where we have stopped? I think article 19. ओके, आर्टिकल 19 में जितने राइट होते हैं हमारे पास 6 राइट्स, तो वहां पर हम कल रुके थे, है ना? वहां पर कल हम रुके थे आर्टिकल 19 में ना। 19 हमने खत्म कर लिया था। दैट देयर आर 6 काइंड ऑफ फ्रीडम इन आर्टिकल 19। कौन कौन सी फ्रीडम बताई थी हमने कल आपको? दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना? दैट यू कैन कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना? देन देयर वाज अ फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट कर सकते हो आप एक दूसरे से मिलकर, है ना? देन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं पर भी इधर उधर जा सकते हो। देन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ठीक है? देन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। So there are these 6 freedom in article 19. Okay, there are these 6 freedom in article 19. Okay, now we will see the next one, article 20. Okay, we will see the article 20. तो article 20 में देखते हैं article 20 क्या कहता है सर? article 20 of Indian Constitution said that the protection in respect to the conviction of or conviction for offense, protection, ठीक है ना? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका क्या मतलब होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब रहेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? देखो सर, प्रोटेक्शन इसका मतलब समझो ना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ और कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है? जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो आप कुछ करते हो, ठीक है, जो गलत करता हूं, जो गलत चीजें होती है, ठीक है ना? इसमें मोस्टली अगर मैं बताऊं आपको कि देयर विल बी सम प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, ठीक है ना? कौन कन्विक्शन? जिसने ऑफेंस किया है, ऑफेंस किया है। जैसे मान के चलो आपने कोई मर्डर किया है, ठीक है ना? इफ यू हैव मर्डर्ड समवन, ओके, आपने मर्डर किया है, उस मर्डर के लिए, ठीक है ना? आपने 2-3 मर्डर किए हैं, ओके, तो जो मर्डर है, तो मर्डर की आपको जो सजा मिलेगी ना, वही आपको पूरी सजा मिलेगी, ठीक है ना? समझ में आया? तो प्रोटेक्शन है कि आपके ऊपर झूठे वूटे केस ना बनाए जाए, उसके लिए जो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है ना? जो आपने ऑफेंस क्रिएट किया है उतनी आपको सजा मिलनी चाहिए जितना आपने ऑफेंस क्रिएट किया है, ठीक है ना? जितना आपने कुछ भी गलत चीज की है उतना ही आपको क्या मिलना चाहिए? आपको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू योर ऑफेंस दैट यू हैव कमिटेड, ठीक है ना? दैट इज आर्टिकल 20। यहां तक याद रहेगा? आर्टिकल 20 ये कहता है कि जितना बड़ा आपने क्राइम किया है
और जितना छोटा क्राइम किए, ठीक है ना, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकल 20। ओके, नाउ आगे चलते हैं, आर्टिकल 21, ठीक है ना। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, दैट राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है वैसे, ठीक है ना। अगर देखा जाए दैट इट गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी और आपको राइट टू लाइफ देता है। पर्सनल लिबर्टी मतलब आपको अपना जीवन जीना कैसे पसंद है, विद योर फ्रीडम और विद योर लिबर्टी, उसको बोलता है विद योर लिबर्टी, कि आपको अपनी लिबर्टी के हिसाब से अपना जीवन जीना है। किसके हिसाब से, विद योर लिबर्टी, ठीक है ना। लिबर्टी का मतलब यही होता है कि जो आपकी लिबर्टी है, जो आपकी सोच है, उसके हिसाब से आप चीजें करो, दैट इज लिबर्टी, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी लिबर्टी होगी उनके हिसाब से जब आप अपना जीवन जियोगे तभी तो आप बोलोगे ना राइट टू लाइफ, दैट आई एम लिविंग माई लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन थिंकिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, ठीक है ना। जैसे आपको अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है ना, वो भी आर्टिकल 21 में आ सकता है। आपको अच्छी हवा चाहिए, आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सो एवरीथिंग कम्स इनटू राइट टू लाइफ। जो जो बेसिक नेसेसिटी होती है आपको अपने हक से जीने के लिए, उसी को हमने कहां प्लेस किया है, आर्टिकल 21 में, दैट इज राइट टू लाइफ। यहां तक बताओ, समझ आया? आगे चलते हैं, आर्टिकल 22, देयर इज आर्टिकल 22, ठीक है ना सर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है सर, दैट और 21A भी है, ठीक है ना। 21A दोनों के बारे में बता देता हूं। 21A क्या कहता है सर, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना सर। अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है, दैट दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है ये भी आपका। क्या कहता है सर, कि जो भी आपके पास जो भी बच्चे होंगे, कहां से कहां तक, 6 to 14, ठीक है ना, उनको आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है ना, दैट इज आर्टिकल 21A, ठीक है ना, दैट इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 क्या कहता है, दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू गेट द एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके, फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर्स, ठीक है, समझ में आया। उसी को क्या बोलते हैं हम, दैट इज आर्टिकल 21A। पहले क्या था, हमारे यहाँ पर एजुकेशन नहीं थी, फिर हम अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल को इंसर्ट किया है, ठीक है ना, हमने इसको इंसर्ट किया है थ्रू अमेंडमेंट एक्ट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्टिकल 21A कैसे आया है हमारे पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A, ठीक है ना, तो कैसे आया आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it was come after 86th amendment act, ठीक है ना। 86th amendment act, it comes by 86th amendment act 2002। हम इसको 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट के साथ लेकर आए हैं, जिसको हमने क्या बोला है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, दैट देयर विल बी फ्री और फ्री एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री, ओके, याद रहेगा यहाँ तक, बताओ। आर्टिकल 21 ये कहता है, ठीक है सर। आर्टिकल 21A, ठीक है ना, इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन। कब इंसर्ट किया हमने इसको आर्टिकल को, 2002 में, कौन सी अमेंडमेंट के साथ, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। देन देयर इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है सर, दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट मतलब दैट अगर आपने कुछ क्राइम किया है, ठीक है, आर्टिकल 22 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है सर, देखो इधर देखो, हम बता देते हैं। आर्टिकल 22 ये कहता है आपको कि जब आप कोई भी एक इंसान जब कुछ क्राइम करता है, जब उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको अरेस्ट करने के बाद उसको 24 आवर्स में 24 आवर में किसी भी हाल में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है ना। सो दैट विल बी द प्रोटेक्शन, कि उसका वो क्राइम सुना जाए, ठीक है ना। अदरवाइज आप तो ऐसे तो किसी को भी उठा के जेल में डाल दोगे,
ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हमने क्या बनाया है, आर्टिकल 22, दैट देयर शुड बी सम प्रोटेक्शन, ठीक है, व्हाइल यू आर इन अ जेल और व्हाइल यू आर arrested, okay, so that is the protection against arrest, okay, and detention मतलब अगर आपको कुछ डिटेन कर दिया गया, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको डिटेन कर दिया गया, so there should be some protection, there should be provision of your protection, that will be there, okay. एक मिनट सर, साइड वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है सर, ओके ओके ओके, कोई नहीं, बस इतना समझो कि जो आर्टिकल 22 है उसको मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल 22 ये कहता है that there should be protection against your arrest, जो भी आपका अरेस्ट होगा उसके प्रति आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है, तो अरेस्ट और डिटेंशन, ठीक है, दोनों एक जैसी चीज होती है, बट अरेस्ट आप क्या करते हो, जब क्राइम करते हो, ठीक है ना। डिटेंशन कब होता है, जब आप कुछ रोंगली मूव करते हो, ठीक है ना। सो डिटेंशन और अरेस्ट में दोनों में फर्क होता है, वो छोटा छोटा सा, ठीक है ना, देख लेना उसको आप खुद ही, बट वहां पर आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, दैट इज गिवन बाय आर्टिकल 22, ठीक है, वो बोल रहा हूं मैं। आर्टिकल 22 क्या देता है आपको, प्रोटेक्शन देता है, किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन और डिटेंशन के अगेंस्ट, ठीक है। याद है, बताओ सर, क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। ओके, फिर आगे चलते हैं, दैट इज राइट, किसका राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये कि दैट व्हाटएवर यू हैव फेथ, ठीक है, व्हाटएवर फेथ यू आर हैविंग, व्हाटएवर रिलीजन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, दैट शुड हैव अ राइट, ओके, देयर इज अ राइट, ओके। और राइट भी कैसा है, फ्रीडम का, कि आप जो मर्जी चाहो अपना रिलीजन चूज कर सकते हो, जिस बिलीफ के साथ आप जाना चाहते हो उस बिलीफ के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने अलग अलग से आर्टिकल डाले हैं। कौन कौन से आर्टिकल डाले हैं, कौन कौन से आर्टिकल डाले सर, आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारे ऊपर आर्टिकल थे, ठीक है, फ्रीडम वाले आर्टिकल कहां से कहां तक थे, फ्रीडम वाले आर्टिकल दैट इज कहां से कहां तक थे, 19 टू आर्टिकल 22, ठीक है सर। आर्टिकल 19 टू 22 में क्या था, दैट फ्रीडम्स, जितनी भी हमारे पास फ्रीडम होती है, ठीक है, उसमें 19 में फ्रीडम थी, ठीक है। उसके बाद 19 के बाद फ्रीडम होने के बाद 20 था, 20 में क्या था, 20 में हमने बताया आपको दैट देयर विल बी प्रोटेक्शन इन द कन्वेंस ऑफ क्राइम, ठीक है, कि आप जितना क्राइम करोगे उसके प्रोपोर्शनेट आपको क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऑफेंस उतना ही आपको क्या होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ओके। जिस लेवल का आप क्राइम करोगे उसी लेवल का क्या पाओगे, सजा पाओगे, ठीक है। यू विल गेट दैट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्शन, ओके। जितना आपने ग्रेटी क्राइम किया उतना ही बड़ा आपको कन्विक्शन मिलेगा, ओके, याद रहेगा यार। अब देखो आर्टिकल 21 बताया था हमने, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, कि आपको अपनी लाइफ जीने का हक है, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, राइट टू लाइफ, दैट योर लाइफ शुड बी डिग्निफाइड, ओके। आर्टिकल 21 ये कहता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, that there will be some protection, कौन सी प्रोटेक्शन, अगेंस्ट योर अरेस्ट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ओके। अरेस्ट के सामने आपके सामने कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसको हमको आर्टिकल 22 बोला। अब आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 किस बारे में बात करते हैं, दे टॉक्स अबाउट द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना, दे टॉक्स और they talks about rights against exploitation, कि आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है ना, आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है सर। तो आर्टिकल 23 24 किस बारे में बात करेगा, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करेगा। फिर आपका रिलीजन आएगा, रिलीजन कहां से कहां तक आएगा, आर्टिकल 25 टू 28, ओके। फ्रीडम कहां थी आपकी, 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 में थी। फिर क्राइम के जितना आपने क्राइम किया उतनी आपको सजा मिलनी चाहिए, 20 में, 21 में राइट टू लाइफ और 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ओके। अब आर्टिकल 23 एंड 24 देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे रिलीजन, ठीक है ना। आर्टिकल 23 एंड 24 पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम रिलीजन वाला, ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है सर, आर्टिकल 23
व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है सर, दैट जो भी इंसान जो होता है, ठीक है, दैट इट प्रोहिबिट द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। प्रोहिबिट मतलब समझते हो ना, ये रोकता है। आर्टिकल क्या कहता है, दैट प्रोहिबिट्स किसको, ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। अब ये देखो आर्टिकल 21 में क्या बोला आपको, पहले बताओ मुझे, आर्टिकल 21 में क्या था, फिर वहां से समझ आ जाएगा। आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 21 क्या कहता है आपको, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, और वो भी कैसी लाइफ, डिग्निफाइड का मतलब यू आर लिविंग विद योर ओन चॉइस, ठीक है ना, यू आर लिविंग विद योर ओन चॉइस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है आर्टिकल 23 में, दैट प्रोहिबिट्स ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, कि आप किसी इंसान को इधर से उधर ट्रैफिक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिक ऑफ वुमेन्स, ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स, तो वो आपको रोकता है आर्टिकल 23, ठीक है ना, कि आप एक जगह से दूसरी जगह किसी आदमी को, इंसान को बेच नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताता है, दैट द फोर्स लेबर, ठीक है, कि ये आप किसी से जबरदस्ती अपने घर पर या अपने कहीं पर भी किसी को अपने जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 23 दो तरह के प्रोहिबिशन को रोकता है, और किसके अगेंस्ट हो रहा है क्राइम, दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब बताओ ह्यूमन बीइंग को अगर आप ट्रैफिक करोगे तो आप क्राइम कर रहे हो ना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर किसी इंसान को आप, ठीक है, फोर्स लेबर बना रहे हो, सो दैट इज काइंड ऑफ अ स्लेवरी। अगर आप किसी इंसान को अपने यहाँ पर फोर्स लेबर करवा रहे हो, ठीक है, आपने मान के चलो उसको कुछ पैसा दिया था पहले, फिर आपने बोला कि नहीं अब तू पैसा नहीं दे सकता, तू मेरे यहाँ पर काम कर, ठीक है ना। जब वो आपके यहाँ पर काम करेगा तो आपके लिए कैसा काम कर रहा है, स्लेवरी का काम कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट स्लेवरी इज नथिंग बट, क्या है वो, आपके लिए क्या है वो, स्लेवरी है, बट है तो वो एक इंसान ना, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग होने पर सबसे पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। बिकॉज आर्टिकल 14 क्या कहता है आपको, दैट देयर शुड बी इक्वालिटी इन सोसाइटी, देयर विल बी, और देयर शुड बी इक्वालिटी, ठीक है ना, सब लोग बराबर है ना। आर्टिकल 21 14 तो यही कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ फॉर एवरीबॉडी, ठीक है ना, सबको अपना हक होना चाहिए जीने का, ठीक है। तो आप किसी को अपने यहाँ पर फोर्स लेबर भी नहीं करा सकते, ठीक है। आर्टिकल 23 ये कहता है आपको कि दैट देयर शुड बी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिशन, रोकता है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, रोकना किसको रोकना है हमें, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। 24 आर्टिकल 23 आर्टिकल समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 24, ठीक है ना, आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है सर, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ किसका, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, ठीक है। दैट चिल्ड्रंस की जो एज होती है वो एक सीमित समय तक, ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, वो एक सीमित समय तक, कहां तक, एक सीमित समय तक, जब उनकी एज होगी तब तक वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम करवाना, ठीक है। तो उसका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान है, ठीक है ना। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए एक आर्टिकल है पूरा, ठीक है ना, और वो क्या कहता है कि दैट वी कैन नोट, और वी कैन नोट, और वी हैव टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना, हमको ये भी रोकना है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, रोकना। इट प्रोहिबिट्स द चाइल्ड लेबर इन द फैक्ट्रीज, ठीक है, दैट यू कैन नॉट मेक एनी चाइल्ड टू वर्क इन योर फैक्ट्री, ठीक है ना। यू कैन नॉट गिव प्रेफरेंस, आप किसी भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते किसी भी ऐसी चीज को जिसमें चाइल्ड लेबर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 24 तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बताओ सर यहां तक समझ,
24 तक, फिर आगे 25, 26, 27, 28 तक देखेंगे रिलीजन वाला। बोलो सर, यहां तक समझ आया? यस सर, क्लियर है सर, ओके। आगे देखिए, अब देखते हैं आगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था यहां से, आर्टिकल कितने से स्टार्ट होगा? दिस इज आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है ना? 25 टू 28, दैट इज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपका फ्रीडम होगा किसके लिए? रिलीजन के लिए। और उसका भी क्या होना चाहिए आपके पास? राइट होना चाहिए, पूरा हक है, ठीक है ना? कि दैट आप जोन सा अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहो तो उसके पास आपकी क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है सर? दैट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है ना? कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है ना? फ्रीडम किसकी है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है ना? ऑफ एनी रिलीजन। देखो इसको समझो, समझते हैं अच्छे से, ठीक है? इसका मतलब क्या है सर? दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब क्या होता है? जो आपका, जो भी एक इंसान होता है उसका खुद में कंसाइंस होता है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है सर? कंसाइंस का मतलब ये होता है जब आपकी इनर वॉइस, कंसाइंस का मतलब क्या होता है? इनर वॉइस, ठीक है? वो आपको कोई भी एक रिलीजन, उस रिलीजन के लिए आपको कोई प्रोफेशन दे, उस रिलीजन को आपको प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करने के लिए दे, या उसका प्रोपोगेशन करने के लिए दे, ठीक है? तो इसमें आपकी खुद की चॉइस हो सकती है। कॉन्साइंस का मतलब यही है कि इनर चॉइस हो सकती है आपकी इंसान की। नोबडी कैन, नोबडी कैन से कि आप ये रिलीजन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? ओके। अरे नोबडी कैन से यू कि ये रिलीजन प्रैक्टिस करो। हर एक इंसान में अपना खुद का इनर वॉइस जो होता है, उससे वो गाइड करके किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को, ठीक है, क्या कर सकता है? उसको अपना प्रोफेशन बना सकता है कि उसी को फॉलो करूंगा मैं, ठीक है ना? उसका, उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, उसका प्रोपोगेशन भी कर सकता है, मतलब उसको फैला भी सकता है जितना मर्जी चाहे वो, ठीक है ना? बट इन अ सर्टेन मैनर, ओके। यहां तक बताओ, आर्टिकल 25 क्लियर हुआ? दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? इनर वॉइस। और इनर वॉइस जो आपका धर्म, जो भी आपको धर्म अच्छा लगे, ठीक है, उन तीनों चीजों में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना? बताओ, आर्टिकल 25 क्लियर हुआ? नाउ आर्टिकल 26, ओके। आर्टिकल 26 क्या कहता है सर? आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस, रिलीजियस अफेयर, ठीक है? फ्रीडम ऑफ मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर। अब इसमें बताओ मुझे, कैसे मैनेज करोगे आप रिलीजियस अफेयर? और इसमें क्यों फ्रीडम दी है हमने कि हमको किसी भी रिलीजियस, रिलीजियस अफेयर को क्या करना है? मैनेज करना है। तो कैसे करोगे? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स कैसे होगा? बोलो सर। आर्टिकल 26 पता है नहीं सर। मैनेज कैसे होंगे रिलीजियस अफेयर? हाउ यू कैन मैनेज देम? कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट होगा, रिलीजियस बिल्डिंग होगी, रिलीजियस कुछ होगा, रिलीजन होगा, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ राइट, ठीक है? आपके पास ये राइट होता है उसको मैनेज करने के लिए। मैनेज भी कैसे करोगे आप? मैं इसको लिखवा देता हूँ, है ना? कैसे मैनेज करोगे आप? ध्यान से देखना। कैसे मैनेज करोगे सर आप लोग? किसी भी एक रिलीजन को मैनेज करना हो तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको फॉर्म चाहिएगा, ठीक है ना? फॉर्म जैसे मतलब चैरिटी, ठीक है ना? चैरिटेबल इंटरेस्ट चाहिए ना कुछ, ठीक है? ताकि उस इंस्टीट्यूट को आप मेंटेन कर सको, उस रिलीजियस अफेयर को आप मेंटेन कर सको, ठीक है ना? सो देयर इज अ राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन,
ठीक है, देयर इज अ राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, क्या है इसमें, दैट यू हैव राइट, ठीक है, टू फॉर्म एंड मेंटेन, राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन, क्या, राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन, क्या मेंटेन करना है आपको, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना पड़ेगा ना, इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन किस लिए मेंटेन करोगे आप, किस लिए मेंटेन करोगे आप इंस्टीट्यूशन को, ठीक है सर, फॉर योर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटरेस्ट, ठीक है ना, फॉर योर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटरेस्ट, फॉर योर रिलीजन और रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटरेस्ट, ठीक है ना, चैरिटेबल इंटरेस्ट, यहां तक बताओ, समझ आया, जी सर। मैंने क्या बोला, आर्टिकल 26 ये कहता है आपको कि आप अपने रिलीजन को मैनेज करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब जैसे आपके लिए आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, उस इंस्टीट्यूशन में आप कुछ भी मेंटेन कर सकते हो, कुछ भी मतलब मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, तो पैसा किसी एक इंस्टीट्यूशन में लेके आओगे ना, दैट इज योर आर्टिकल 26, दैट द फ्रीडम ऑफ मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर, ठीक है ना, देयर इज अ राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, और राइट टू एक्वायर द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंड द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, यहां तक बताओ सर, समझ में आया, जी सर। बोलो सर, यहां तक बताओ, क्लियर हुआ, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कुछ नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि अगर, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना, हाँ क्लियर है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, एक जस्ट सेकंड, ये तो बंद, ठीक है सर, यहां तक समझ आया, आगे चलते हैं, अब कौन सा आर्टिकल है हमारे पास, दैट इज आर्टिकल 27, ओके, आर्टिकल 27, अब आर्टिकल 27 देखते हैं, आर्टिकल 27 देखते हैं जल्दी से, आर्टिकल 27 क्या कहता है सर आपको, कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, जो पेमेंट एंड टैक्सेस है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम, किससे, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, अगर आप रिलीजन में, रिलीजन पर रिलीजियस पर्पज से अपनी पेमेंट को इधर उधर कर रहे हो, ठीक है ना, इधर उधर मतलब दैट इज यू आर प्रोपोगेटिंग योर रिलीजन, ठीक है ना, यू आर प्रोपोगेटिंग योर रिलीजन, ठीक है, उसका प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, उस प्रमोशन में जितनी भी पेमेंट आएगी, जितनी भी पेमेंट आएगी, चाहे वो 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, जितना भी पेमेंट आएगा वो कैसा रहेगा, सारा फ्रीडम, किससे फ्रीडम मिलेगी उस पैसे को, टैक्स से, ठीक है ना, सो फॉर रिलीजन पर्पज से जितना भी पैसा, रिलीजियस पर्पज कौन सा, जो उसके प्रमोशन में होगा, ठीक है ना, प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन में जो जितना पैसा लगेगा वो सारा का सारा पैसा कैसा होगा, टैक्स फ्री मनी होगा, ठीक है, उस पे कोई गवर्नमेंट अपना टैक्स नहीं लगा सकती है, यहां तक बताओ, क्लियर है, 27, आर्टिकल 27 ये कहता है ना, आर्टिकल 27 क्या कहता है, दैट आर्टिकल 27 है ना, आर्टिकल 27 क्या कहता है, दैट देयर विल बी फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है ना, आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो उसके पेमेंट जितना उसमें पेमेंट खर्च होगा, किसका, प्रमोशन में, ठीक है ना, उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, दैट इज आर्टिकल 27, ठीक है ना, अब आर्टिकल 28 क्या कहता है सर, आर्टिकल 28 क्या कहता है, और क्या क्या होती है चीजें रिलीजन में, आर्टिकल 28 में भी वही है, दैट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, अटेंडिंग रिलीजियस
instruction or worshipping certain educational institute, ठीक है ना। अब बताओ यहां तक क्या है। दैट आर्टिकल 28 ये कहता है आपको कि फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम मतलब आपको आजादी देता है, आजादी देता है, किसी भी एक इंसान को आजादी देता है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या करेगा, आजादी देगा किसी भी एक इंसान को फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो मदरसे में ही पढ़ने जाओगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि अगर आप इफ यू आर अ मुस्लिम, ठीक है ना, जैसे मुस्लिम होता है, मुस्लिम में वहां पर एजुकेशन वो होते हैं इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज मदरसास, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम होने के बावजूद आप मदरसे में ही पढ़ने जाओगे, ठीक है ना। यू कैन स्टडी एनीवेयर, ठीक है ना। तो वो ये फ्रीडम देता है, ओके। और वर्शिपिंग की भी फ्रीडम देता है, दैट इन विच वे और इन एनी वे यू वांट टू वर्शिप योर गॉड, दैट व्हाट इज योर बिलीफ, ठीक है ना। तो उसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो मैंने बताया था अभी आपको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो उनके सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, दैट इज पर्टिकुलर, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर होते हैं, जैसे पंजाबी लोग जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो पंजाबी लोग होते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टडी इन खालसा कॉलेजेस, ठीक है ना। खालसा खालसा स्टाइल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो खालसा स्टाइल में पढ़ने वाला भी वही होता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला मुस्लिम वालों में होता है, ठीक है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हिच कम्स फ्रॉम देयर ओन रिलीजन, ठीक है ना। और वहां पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है उन्हीं के बेसिस पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बट आपको ये फ्रीडम है कि आप वहां पर पढ़ना चाहो तो वहां पर पढ़ सकते हो, आप यहाँ पर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। सो वो आपको फ्रीडम कहां से मिलती है, आर्टिकल 28, ठीक है ना। एंड दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ योर रिलीजन, टोटल आर्टिकल 25 टू 28। अब टोटली रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता था सर आपको, आर्टिकल 25 क्या कहता था, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आपका जो मन करे आप रिलीजन अपना अपना रिलीजन अपना स्वयं चूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको कंसाइंस बोलेगा, आपको कंसाइंस मतलब इनर वॉइस जो लिखा जाए, इनर वॉइस, ठीक है ना। जो आपको कंसाइंस बोलेगा आप उस रिलीजन को चूज कर सकते हो, दैट इज आर्टिकल 25, ठीक है ना। और उसी को प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आई टोल्ड यू दैट आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता था सर, दैट फ्रीडम ऑफ मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर को कैसे मैनेज करोगे आप, जब तक पैसा आएगा तब तक तो नहीं होगा ना, तो पैसा जरूर चाहिए। तो उस पैसे को कैसे अरेंजमेंट्स करना है, उसके इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आर्टिकल 26 में है। 27 में आर्टिकल में क्या बताया मैंने आपको अभी, आर्टिकल 27 में बताया मैंने दैट जो भी आप रिलीजियस प्रोपोगेशन पर जो आपका रिलीजन होगा उसको आप प्रोमोट करोगे, ठीक है ना। उस प्रमोट करने में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा पैसा कैसे होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, अगर आप उसको कैसे दिखाओगे, दैट इट इज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ माय रिलीजन, ठीक है। यहां तक बताओ, आगे चलते हैं। आर्टिकल फिर 28 बताया, अभी बताया मैंने आपको आर्टिकल 28 दैट फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, उसी स्टाइल से आप वर्शिप करो, ठीक है। इट इज योर एबिलिटी, इट इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कि जो आप मन करेगा आपका वैसे करना चाहूंगा। इसीलिए इसको भी क्या रखा है हमने, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। इफ दिस राइट, जो आपका ये फंडामेंटल राइट है, अगर इसको हम पहुंचता है दैट यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। यहां तक समझ आया, क्लियर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बताओ सर, फिर आगे चलते हैं राइट टू फ्रीडम के बाद कल्चरल राइट देखते हैं भाई सर। यहां तक क्लियर हुआ, देन वी विल सी आर कल्चरल राइट, ठीक है ना, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है।
और राइट ऑफ योर कल्चर एंड राइट ऑफ योर एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ना। ये सारे राइट्स कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एक मिनट मैं पढ़ लूँ किसी का कमेंट है। जी सर, डोंट नीड सर, ठीक, ओके आगे चले। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल एजुकेशनल राइट कहाँ से कहाँ होते हैं, हमने कहाँ पर खत्म किया 28 पर, तो यहाँ 29 से स्टार्ट होगा। और जो कल्चरल राइट होते हैं कहाँ तक जाते हैं सर आपके, ये इसमें दो राइट होते हैं, दैट इज 30 एंड 32, ठीक है ना। 30 तक याद रखो बस, 29 एंड 30, ठीक है। 29 क्या कहता है सर आपको, 29 क्या कहता है आपको, आर्टिकल 29 क्या कहता है। अब देखो आर्टिकल 29 बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो कल्चर के लिए, ठीक है ना। तो कल्चर में होगा तो कल्चर में क्या क्या चीजें होती है, हमारी लैंग्वेज, हमारा पहनावा, हमारी लिखावट, ये सारी चीजें किसकी होती है, ठीक है, कल्चर की, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे बताना है हमें, आर्टिकल 29 में वही सारी चीजें, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, दैट इज देयर इज अ प्रोटेक्शन और देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी स्क्रिप्चर्स होती है, स्क्रिप्ट, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं इंडिया में जिन जो कल्चरली माइनॉरिटीज सेक्शन में आते हैं, ठीक है, वो बहुत कम है नंबर में, ठीक है। तो उनकी हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ आवर लैंग्वेज, जितनी हमारी लैंग्वेजेस है अलग अलग, हर जगह पे अलग लैंग्वेज होती है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए लैंग्वेज का, ठीक है। हमारी जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और कल्चरल माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज है इंडिया में, बहुत सारी माइनॉरिटीज है ना, कल्चरल माइनॉरिटीज, ठीक है। तो उनका हमें क्या करना चाहिए उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रोटेक्शन की पावर कहां से आएगी, आर्टिकल 29 से, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 30, ठीक है ना। आर्टिकल 30 देखते हैं, आर्टिकल 30 क्या कहता है सर, आर्टिकल 30 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है ना। माइनॉरिटीज जो है, ये जो बोला था मैंने, कल्चरल माइनॉरिटीज, इनको राइट्स है अपना, ठीक है ना। जब इनका कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमने फिर इनको क्या दिया, इनको हमने राइट भी दिया। क्या राइट दिया कि दैट देयर इज अ राइट ऑफ माइनॉरिटीज। कैसा राइट है माइनॉरिटीज का, ठीक है सर, वो भी देखते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश, ठीक है ना। टू एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है सर, एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर किसको, एडमिनिस्टर किसको करेंगे, एडमिनिस्टर किसको करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। किसको करेंगे, कल्चरल और माइनॉरिटीज किसको करेंगे, कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है सर, इंस्टीट्यूशन। अब देखो इसको अच्छे से समझना, इसको, ये आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 30, ठीक है ना। आर्टिकल 30 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि आर्टिकल 29 क्या कहा था मैंने, लैंग्वेज, उनका मुझे क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन करना है तो सर हम उसको कहां से पावर दी हमें, आर्टिकल 29 से, ठीक है ना सर। अब हमने उनको पावर दी है 29 आर्टिकल से। अब देखो, अब मैंने बोला आपको आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 कहता है कि देयर इज अ राइट, किसके पास राइट है, देयर इज अ राइट, राइट मतलब अधिकार है, किसके पास, जितनी भी माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम्स, जैन्स, ठीक है ना, जैनिज्म जो होता है, जैन्स जो होते हैं, ठीक है ना, जैन्स जो नंबर में कम है, जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, उनको अपना राइट है टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो, एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो खुद से, ठीक है ना। माइनॉरिटीज खुद से अपना क्या कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है, किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना। वो खुद से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था। एग्जांपल, मुस्लिम्स जो होते हैं, मुस्लिम्स में उनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मदरसास, ठीक है, वेयर दे प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है, टू द सेक्शन ऑफ देयर सेक्शन, टू द सेक्शन ऑफ देयर कम्युनिटी, ठीक है ना, जो उनकी कम्युनिटी होगी उसके सेक्शन को पढ़ाते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है, आर्टिकल 30 तक, दिस इज आर्टिकल 30, ठीक है ना। यहां तक बताओ सर,
जी सर क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो आर्टिकल 31 हमारे इसमें नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 31 क्या है, स्ट्रक डाउन हो रखा है, और आर्टिकल 31 को जानना भी मत, ठीक है ना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ, दैट इज आर्टिकल 32, ठीक है ना। आर्टिकल 32 क्या कहता है सर, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32, ठीक है, वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज, अब रेमेडीज का मतलब क्या होता है, रेमेडीज का मतलब आप लोकल लैंग्वेज में क्या समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब क्या समझते हो आप, बाकी छोड़ दो, रेमेडीज का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडीज। रेमेडी मतलब कुछ भी आप किसी चीज को दवाई देके ठीक करोगे वही होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ भाई, जैसे कोई चीज बीमार है, कुछ चीज बीमार है, उसको आप उसका हल निकाल लो, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलोगे ना, ठीक है। अब आर्टिकल 32 भी ऐसा ही है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से लेता है, मैंने पहले भी बोला था, प्रीएम्बल में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से लेता है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया कौन लोग होंगे, जो सिटीजन होंगे इंडिया के पास राइट्स कौन से हैं, सिटीजन कैसे अच्छी लाइफ जिएंगे, जब उनके पास राइट होंगे, तो उनके पास राइट्स दिए हमने, उन राइट्स को क्या बोला हमने, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। अब अगर उनके पास फंडामेंटल राइट, जो उनके कभी फंडामेंटल राइट कभी हार्म नहीं होंगे, तभी तो वो एक अच्छी लाइफ जिएंगे, ठीक है ना, तभी तो एक प्रॉपर अच्छा सिटीजन बन पाएंगे, तभी वो पीपल ऑफ इंडिया कहलाएंगे, तभी वहां से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पावर ड्रॉ कर पाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या कहती है कि जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी इंसान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो आप लॉ बना रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, बट हमको इनको हमेशा ध्यान में रखना है, और इनको ध्यान में रख के हमें नया पार्लियामेंट लॉ बनाना है, नया लेजिस्लेटिव लॉ बनाना है, कुछ भी बनाना है नया, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी स्कीम्स लेके आनी है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है दैट देयर शुड बी there should not be क्या, harm to the fundamental right of citizens, ठीक है ना। यहां तक समझ आया कि कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का भी हार्म ना हो, ठीक है ना। अगर वो हार्म होता है तो आपके पास क्या है, आर्टिकल 32 दैट यू कैन मूव, आर्टिकल 232 क्या कहता है, दैट इफ देयर इज अ हार्म ऑफ योर फंडामेंटल राइट, देन यू कैन मूव कहां पर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी, उस आपके राइट्स को दिलाएगी कि नहीं इसको ये राइट दो, ठीक है ना। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ओके। देयर आर एन नंबर ऑफ द रेमेडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है ना, आर्टिकल 32, ठीक है ना। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जब भी आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, हार्म होता है, तो देन यू कैन मूव टू द डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 32। ऐसे ही अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में जाना होगा, वहां पर भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 226, ठीक है ना। आर्टिकल 226 क्या कहता है, इफ देयर इज अ चांस, कि कोई भी एक चांस ऐसा होता है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट हार्म होता है और आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, तो यू हैव आर्टिकल 226, ठीक है ना। 226 क्या कहता है कि आप किसी भी तरीके से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, ठीक है, और हार्म हो रहा है। यहां तक बताओ सर, समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सारे, बस आर्टिकल 32 तक ही करेंगे आज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना। यहां तक बताओ सर, समझ आया, क्लियर हुआ आर्टिकल 32। बोलो सर, अंडरस्टूड, जी सर, ओके, यस, ओके, 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 थैंक यू।